बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्रालय ने शुरू की किसान आत्महत्या मामले की जांच। गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार आज राजस्थान में उनके पैतृक गांव में। आरोप प्रत्यारोप तेज। राज्यसभा का 235वां सत्र आज से। विदेश, कानून सहित 5 मंत्रालयों के कामकाज पर होगी चर्चा। भूमि अधिग्रहण पर हो सकता है गतिरोध। इसी सत्र में लाया जाएगा जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा जीएसटी। नाबालिगों से जुड़े कानून में होगा बदलाव। जघन्य अपराध में बड़ों की तरह चलेगा मुकदमा। कैबिनेट की मिली मंजूरी। बिहार तूफान से भारी तबाही, 52 की मौत। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार से बात कर लिया हालात का जायजा। गृह मंत्री आज कर सकते हैं दौरा। राज्यसभा का 235वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान बजट सत्र के दूसरे हिस्से के तहत रेल और आम बजट पर चर्चा होगी। 13 मई तक चलने वाले सत्र के दौरान 13 बैठकें होनी हैं। इस दौरान सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर क्षेत्रीय दलों का समर्थन भी जुटाने की कोशिश करेगी। गुरुवार को राज्यसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र के बीच में सत्रावसान के बाद नए सिरे से ये सत्र बुलाया गया है। इसमें रेल और आम बजट पर चर्चा होगी। 235वें सत्र के दौरान 5 मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा प्रस्तावित है। इनमें विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कानून मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से जुड़े मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष इस दौरान भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव और कृषि संकट के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार ये तय नहीं करेगी कि विपक्ष के नेता क्या उठाएंगे और क्या विषय नहीं उठाएंगे। ये हमको खुद तय करना है। और सरकार को काम करने तो काम करने से रोक कौन रहा है? अगर गलत काम करेंगे उसका तो विरोध होगा ना। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में 36 का रिश्ता है और राष्ट्र हित में और किसानों हित में समाजवादी पार्टी कोई भी समझौता नहीं करेगी। हालांकि सरकार प्रमुख बिलों को पारित कराने के लिए विपक्ष को राजी करने की कोशिश करेगी। हम चिंतित है किसानों के लिए। एनडीए की सरकार किसानों के हित में जो भी हम कदम उठाएंगे, हम किसानों के हित में उठाएंगे, मजदूरों के हित में उठाएंगे, गरीबों के हित में उठाएंगे। इससे पहले बजट सत्र के पहले हिस्से के तहत बुलाया गया 234वां सत्र 20 मार्च तक चला था, जिसका सरकार ने बाद में सत्रावसान कर दिया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जघन्य अपराध के मामलों में अब 16 से 18 साल के किशोर को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत छूट नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों पर वयस्कों के लिए बने कानून के तहत मुकदमा चलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने संगीन मामलों में किशोरों की आयु 18 साल से घटाकर 16 साल करने को मंजूरी दे दी है। नाबालिगों से जुड़े कानून में बदलाव होगा। अब संगीन मामलों में किशोर अपराधी के साथ बालिग जैसा सुलूक किया जाएगा। इसके लिए किशोर न्याय कानून में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। नए कानून में जघन्य अपराध के मामलों में 16 से 18 साल के किशोर अपराधियों पर आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा चलेगा। 16 से 18 के बीच में कोई हीनस टाइप का ऑफेंस होता है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, या तो उसमें अगर चिल्ड्रन कोर्ट ये पाता है कि इनको एडल्ट के रूप में ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए पूरे अपराध की दशा को देखकर, तो ऐसे में उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा जो 16 साल से नीचे के चाइल्ड को, जुवेनाइल को मिलेगा। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण निर्णय है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को नामंजूर करते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संगीन मामलों में किशोरों की उम्र घटाने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बलात्कार, हत्या, डकैती और तेजाब हमलों जैसे अपराधों में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की जरूरत बताई थी। इन बदलावों को अंजाम देने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा सत्र में ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी। प्रस्तावित विधेयक में गैर कानूनी गोद लेने, आतंकवादी समूहों के बच्चों का इस्तेमाल और विकलांग बच्चों के खिलाफ अपराधों जैसे नए अपराधों को भी शामिल किया गया है। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। देश में कारोबार आसान बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कॉमर्शियल बेंच बनाने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में वाणिज्यिक अदालतें भी गठित की जाएंगी।
संसद से प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद 1 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के कारोबारी विवाद इन अदालतों और डिवीजन के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कमर्शियल डिवीजन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में स्थापित किए जानी है। वाणिज्यिक विवादों से जुड़ी सभी मामलों और अर्जियां इन डिवीजनों के अधिकार क्षेत्र में आएंगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों में जिला न्यायालयों के समान वाणिज्यिक अदालतें गठित की जाएंगी। चेक बाउंस से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैबिनेट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बदलाव को हरी झंडी दे दी है। अब चेक बाउंस से संबंधी मुकदमा वहीं दायर किया जा सकेगा जहां से इसे जारी किया गया है। इससे चेक बाउंस के मामलों का जल्द निपटारा करने और क्षेत्राधिकार से जुड़े विवादों को दूर करने में मदद मिलेगी। तो जहां पर चेक बाउंस करेगा तो आपको तमिलनाडु में ही आंध्र प्रदेश में केस करना पड़ेगा। इससे देश के व्यापारियों को, आम नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही थी जो चेक बाउंसिंग होता था। इसलिए आज कैबिनेट ने यह निर्णय किया है कि कंप्लेनेंट की सुविधा को देखते हुए कि जहां से उसको चेक मिला है वहां उसने जो बैंक में दिया है तो वहां भी वो केस कर सकता है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद के इसी सत्र में पारित कराया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठक की। दिल्ली में हुई इस बैठक में करीब सभी राज्यों से मिले समर्थन के बाद वित्त मंत्री ने संसद के मौजूदा सत्र में जीएसटी से जुड़ा बिल पारित करने का ऐलान किया। The bill has already been introduced. I'll be giving notice of it being taken up for discussion in the Lok Sabha. It's a constitutional amendment. It needs the support of 2/3 members of both houses of parliament and thereafter ratification of the states. तमिलनाडु ने अब तक टैक्स दरों में सहमति नहीं बनने का मामला उठाया। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ किया कि अगले साल मार्च तक जीएसटी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। Work of the subgroups has been going on. Some interim reports, etc., have been submitted, and we are trying our best to work up to an endeavor where, with the support of the IT backbone which is being created, we try and maintain the target date of 1st April 2016. जीएसटी को आजाद भारत में सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके कानून बनने के बाद राज्यों पर अलग अलग दर से लगने वाले कई टैक्स खत्म हो जाएंगे और भारत को एकीकृत बाजार बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वो बिना किसी भेदभाव के सबको इंटरनेट उपलब्ध कराने के पक्ष में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बुधवार को नेट निरपेक्षता का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट कंपनियों के हितों के मद्देनजर सभी को इंटरनेट की उपलब्धता पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा उठा। सरकार ने कहा कि वो इंटरनेट की आजादी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति को इंटरनेट सुविधा देने की पक्षधर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हमें करनी है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रूप से लोगों को इंटरनेट उपलब्ध हो। हमारे प्रधानमंत्री का हमें निर्देश है कि हम सिर्फ ई गवर्नेंस नहीं चाहते, हम मोबाइल गवर्नेंस चाहते हैं कि मोबाइल लोगों के हाथ में गवर्नेंस उपलब्ध होना चाहिए। ये हमारी कल्पना है। इंटरनेट सबों के लिए, सबका होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इंटरनेट निरपेक्षता पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया था। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ये नोटिस नामंजूर कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने शून्यकाल में इस मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नेट निरपेक्षता खत्म करके इसे उद्योगपतियों के हाथों में देना चाहती है। सरकार इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। 1 million people have registered to fight for net neutrality. Youth have voted. They are asking on Twitter, on Facebook, on all other applications. They are fighting for net neutrality, and this government is trying to carve out the net and hand it over to some corporates. राहुल गांधी ने टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई की सिफारिशें लागू नहीं करने की मांग की। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर एक कमेटी गठित की गई है जो मई के दूसरे हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि ट्राई इस मुद्दे पर विचार जरूर कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को लेना है।
उधर आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र से जुड़ी संस्था नेस्कॉम ने भी कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी के जरिए सभी को इंटरनेट की आजादी होनी चाहिए। A lot of opinions have been expressed in favor of net neutrality, and let me make it very clear that NASSCOM and the IT industry is very much in favor of net neutrality. दरअसल नेट न्यूट्रलिटी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ओर से बिना भेदभाव के सभी वेबसाइट पर जाने की आजादी देना शामिल है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली में सुसाइड करने वाले किसान गजेंद्र सिंह की मौत राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़े मुद्दे में तब्दील हो गई है। सभी पार्टियां गजेंद्र की मौत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 306 और 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं राजस्थान सरकार ने गजेंद्र के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। दौसा के रहने वाले किसान गजेंद्र सिंह की मौत पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों की मदद करती है, किसानों की नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से सचिन पायलट गजेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। The farmers are being, in a sense, punished by the Modi government. The Modi government is a government that helps corporates, that is fully focused on helping the corporates of this country. आम आदमी पार्टी पर भी संवेदनहीन होने के आरोप लग रहे हैं। हादसे के काफी देर बाद तक आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भाषण देने में व्यस्त थे। बाद में पार्टी नेता कुमार विश्वास ने हादसे के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा वक्तव्य देना पड़ा राजस्थान से आकर दिल्ली इन सरकारों के खिलाफ, और उसी बात पर रैली चल रही थी। दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। हम लगातार अपील करते रहे। जब दिल्ली पुलिस ने एक्शन नहीं किया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो भी करना पड़ा जो कि उन्हें नहीं करना था, कानून को हाथ में लेना। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने धारा 186, 306 और 304A के तहत FIR दर्ज कर ली है। मैं किसी भी एलिगेशन के अंदर में उलझना नहीं चाहूंगा। पुलिस जो है इसमें मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो आवश्यक था वो उस समय किया गया, जो आवश्यक है इस समय वो किया जा रहा है, जो आवश्यक आगे होगा उसको किया जाएगा। बुधवार को गजेंद्र की भतीजी की शादी भी होनी थी जो इस हादसे के चलते टल गई। उसके पास एक सुसाइड नोट के साथ ही पर्ची भी मिली है जिस पर लिखा था जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान। नौ विक्रम सिंह और अनु दीवान के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के जंतर मंतर में जहां बुधवार को आम आदमी पार्टी भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक खुद को स्थायी करने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये 2 तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। यहाँ एक और किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे हैं, वहीं अतिथि शिक्षक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों के विरोध को दबाने की कोशिश की। क्या हम अपनी बात भी नहीं रख सकते? हम 13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन्हें एक बार फिर स्थायी करने का भरोसा दिलाया। अध्यापकों को चाहे नौकरी पक्की करने का हो, जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, हिंदुस्तान की सबसे तेजी से काम करने वाली सरकार है आपकी सरकार। पिछले 2 महीने में कम से कम 15 बार हमने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करके पॉलिसी तैयार की है इनको परमानेंट करने के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने हर तबके से कई वादे किए थे। इसमें अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने का वादा था, लेकिन अब सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में शिक्षकों का धैर्य जवाब दे रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इनसे वादा किया चुनाव से पहले, और इन लोगों का कहना है कि हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब बात उठती है कि क्या अपने वादे को आम आदमी पार्टी अमल कर पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून की वैधता पर सोमवार से सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और जजों की नियुक्ति को लेकर बने कानून की संवैधानिक वैधता पर जवाब मांगा है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई हाई कोर्ट में खाली हो रहे न्यायाधीशों के पद भरने को लेकर भी केंद्र से सुझाव मांगा है। इस मामले में संविधान पीठ की अध्यक्षता जस्टिस JS केहर करेंगे। मंगलवार को जस्टिस केहर के इस मामले की सुनवाई करने पर कुछ याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया था। व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हितों के टकराव के मुद्दे पर इस मामले में कोई भी जज नहीं बदला जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाहिर है कि किराए साहब चुने गए, लेकिन क्या ये बात सही है कि चुनाव की नौबत लगभग आ गई थी? झगड़ा नहीं, वो बहस है, बहस के आधार पर निर्णय पर पहुंचे। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात आई तो फिर आपकी पार्टी सल्क्या प्लेनम चली जाती है, 78 से रिव्यू की बात करने लगती है। मैं अगर आप सच्चाई चाहते हो तो मैं बताऊंगा आपको सर, पूरी तरीके से काम नहीं हुआ। इसलिए पार्टी कांग्रेस में भी ये फैसला लिया गया कि संगठनात्मक तौर पर एक प्लेनम की आयोजित करना जरूरी है इन्हीं सवालों। संगठन के आदमी नहीं है आप, संगठन के लोग SRP हैं, ये हैं, ये फलाना का आदमी है, ये संगठन का है, ये जो है सिद्धांत का है, ये भी लेबल लगा था हम पे। मिलिए CPM के नए महासचिव सीताराम येचुरी से तर्कश में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच होने वाले गतिरोधों को खत्म करने के लिए प्रगति की भूमिका को एक माध्यम के तौर पर अपनाने पर जोर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनजातीय कल्याण के लिए खासतौर पर वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकारों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से जनजातीय निवास स्थानों की पहचान के लिए सैटेलाइट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के लिए बुनियादी परियोजनाओं में तेजी लाने की जरूरत भी बताई। बिहार में आए चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 52 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बात करके हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। बिहार के कोसी इलाके में मंगलवार को आया चक्रवाती तूफान छोड़ गया अपने पीछे तबाही की ये तस्वीरें। नेपाल की तरफ से आए इस तूफान की रफ्तार करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान से करीब 20,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। मकई, आम और लीची की फसलें तबाह हो गईं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। मोबाइल टावरों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। एक एक का मुआयना करके उसका सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया जा चुका है। उनको भी क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी और फसलों को भी नुकसान हुआ। खास करके मक्के की फसल को तो हमने देखा कि वो बिल्कुल फ्लैट हो गया अनेक जगहों पर। तो इन सब चीजों का आकलन कराया जा रहा है तत्काल और उन लोगों को भी सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। बिहार में और जो बंगाल में मालदा के पास और बिहार में कटिहार पूर्णिया में जो बहुत बड़ा तूफान कल आया है, जिसमें काफी लोगों की जानें गई हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। संभवतः कल गृह मंत्री राजनाथ जी के निर्देश में माननीय की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश है, एक टीम वहां पर जाएगी। उसको भी डिटेल्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जल्दी वहां जाएंगे ताकि वहां पर अधिक सहयोग हो सके। तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही पूर्णिया जिले में मचाई। पूर्णिया के अलावा मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा जिले में भारी तबाही हुई है। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लगातार दूसरे साल मानसून के सामान्य से कम रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून से जुड़े पहले अनुमान जारी किया है। अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सबसे कम बारिश होगी। बेमौसम बारिश से तबाह किसानों के लिए इस बार मानसून की खबर भी राहत देने वाली नहीं है। बुधवार को जारी अनुमान के मुताबिक मानसून सामान्य से कम रहेगा। लंबे समय के अनुमान के मुताबिक इस साल औसत 93% बारिश होगी,
हालांकि सूखे के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। Quantitatively, the monsoon seasonal rainfall is likely to be 93% of the long period average. That there is a 35% probability of monsoon rainfall to remain below normal. That is 90 to 96% of the long period average. उत्तर पश्चिम भारत मसलन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये सामान्य से ज्यादा कम रह सकता है। मानसून सामान्य से कम रहने की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरी एजेंसियों को दे दी गई है ताकि समय रहते सारी तैयारियां की जा सके। भारत में जून से सितंबर के बीच पूरे साल की 3/4 बारिश होती है। देश की आधी खेती मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। बेमौसम बारिश के कारण रबी की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में मानसून के सामान्य से कम रहने पर खरीफ फसलों की पैदावार भी कम होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई और औरंगाबाद नगर पालिका चुनाव के नतीजों का आज ऐलान होगा। दोनों नगर पालिकाओं के लिए बुधवार को वोट डाले गए थे। नवी मुंबई में जहां 51% मतदान हुआ, वहीं औरंगाबाद नगर पालिका चुनाव में 65% मतदान हुआ। दोनों नगर पालिका में जहां बीजेपी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी। नवी मुंबई में जहां एनसीपी के नेता गणेश नाइक की साख पर दांव लगा है, वहीं औरंगाबाद में 30 साल से नगर पालिका पर काबिज शिवसेना के सामने अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन की 60वीं बैठक में भारत समेत सभी देशों ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी आलोचना की है। सम्मेलन में बांग्लुंग संदेश 2015 और नई एशिया अफ्रीका रणनीतिक भागीदारी के प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बुधवार को शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए हुई बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया। इसमें बांडुंग संदेश 2015 और नई एशिया अफ्रीका रणनीतिक भागीदारी के प्रस्तावों पर सहमति बनी। साथ ही एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के साथ भारत ने भी आतंकवाद की कड़ी आलोचना की। The rise of extremist violence and terrorism has been one of the most disturbing security phenomena, and several parts of our two continents are victim to a medley of terrorist groups. ISIS has emerged as a cause of great concern in the last year. We must be resolute in countering this scourge that challenges our civilization. बांडुंग संदेश 2015 और नई एशिया अफ्रीका रणनीतिक भागीदारी के प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है, जबकि आजाद फिलिस्तीन के समर्थन से जुड़े तीसरे प्रस्ताव को 24 अप्रैल को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एशियाई और अफ्रीकी देशों से संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए कोशिशें जारी रखने की भी अपील की। Asian and African countries need to make sustained efforts to reform the United Nations, revitalize the UN General Assembly and expand the membership of the UN Security Council. 1955 में हुए ऐतिहासिक एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन के बाद ही शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। जकार्ता में हो रही एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन की 60वीं बैठक में तीसरी दुनिया के 50 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इटली ने अवैध प्रवासियों की बढ़ती समस्या को देखते हुए अपने समुद्र तटों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इटली ने यूरोपीय संघ से कहा है कि वो उन लोगों के साथ एक तरह की युद्ध की स्थिति में है जो प्रवासियों की तस्करी करते हैं। इस संबंध में यूरोपीय संघ की एक अहम बैठक से पहले इटली के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें सैन्य हस्तक्षेप पर विचार करना चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पिछले दिनों भूमध्य सागर में हुई नौका दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद बचाव अभियान ठीक से न चलाने के लिए इटली की आलोचना हुई थी। पिछले रविवार को लीबिया में समुद्र में 800 लोग डूबकर मर गए थे। इस साल कुल 1750 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य पूर्व और अफ्रीका में युद्ध और गरीबी से भागकर यूरोप आने की कोशिश करने वालों की संख्या में पिछले कुछ महीनों में बढ़ोतरी हुई है। आज 20वीं सदी के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की पुण्यतिथि है। पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न, दादा साहब फाल्के और ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। आइए याद करते हैं पांथेर पांचाली, अपुर संसार, शतरंज के खिलाड़ी जैसे कालजयी फिल्मों के रचनाकार सत्यजीत रे को उनकी पुण्यतिथि पर। कान्हा में तो से हारे
छोड़ हरे कान्हा में तो सहारे छोड़ हरे कान्हा में तो सहारे সকালে ঘাটের পথে শৈলমুখে শুনলাম হরিণ নাকি তা আমিও আসছি আর ও আমাকে খুঁজতে যাচ্ছে তাই যার পথে দেখা হলো যান যান দেখে আসুন কেমন টুকটুকে ভাইবো হয়েছে আপনার ওই গো ওই খোকা और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। गृह मंत्रालय ने शुरू की किसान आत्महत्या मामले की जांच। गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार आज राजस्थान में उनके पैतृक गांव में। आरोप प्रत्यारोप तेज। राज्यसभा का 235वां सत्र आज से। विदेश कानून सहित 5 मंत्रालयों के कामकाज पर होगी चर्चा। भूमि अधिग्रहण पर हो सकता है गतिरोध। इसी सत्र में लाया जाएगा जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन बिल। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा जीएसटी। नाबालिगों से जुड़े कानून में होगा बदलाव। जघन्य अपराध में बड़ों की तरह चलेगा मुकदमा। नाबालिगों से जुड़े कानून में होगा बदलाव। बिहार तूफान से भारी तबाही, 52 की मौत। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार से बात कर लिया हालात का जायजा। गृह मंत्री आज कर सकते हैं दौरा।